हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। और कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, हम भी मस्त हैं और हम आ गए हैं आपके लिए एक मस्त सा लेक्चर लेकर के। सोल्यूशन 04, फोर्थ लेक्चर ऑफ सोल्यूशन चैप्टर। ओके, तो सोल्यूशन चैप्टर के ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आ गए हैं, आपने देख लिया होगा। नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, 1, 2, 3 देखो और फिर फोर्थ के लिए आओ। तो चलो, ये लेक्चर होने वाला है बहुत खास, क्योंकि इसमें एक डाउट होता है बच्चों का, हेनरी लॉ। या अक्सर डाउट होता है और इसके क्वेश्चंस नहीं बनते या इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता या अधूरा होता है नॉलेज। तो हम कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने का वादा करते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर के लास्ट तक में। तो बने रहिए लास्ट तक, अगर टाइम मिलेगा तो इसी लेक्चर में हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से चालू करते हैं। चालू करने से पहले आपको पता है हम क्या बोलने वाले हैं। मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्त्री वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यास्त्री वाले सर। ओके, तो चलिए हम लोग आ जाते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इसके बाद पहले हमने पढ़ाया था कि हमारे पास कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में सॉलिड डाले तो उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो थर्ड लेक्चर में था। यानी उसको कैसे बढ़ाया और घटाया जाए। अगला है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी हमारे पास लिक्विड है, उसमें कोई गैस घुला रहा है। कोई बोला जैसे एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल है सॉफ्ट ड्रिंक्स। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है आपको पता होगा, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या डिजॉल्व रहता है? डिजॉल्व रहता है CO2। उसमें CO2 गैस है। कोको कोला, फंटा, मिरिंडा जो भी आप पीते होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा, क्या देखा होंगे, सोडा वाटर। सोडा वाटर में भी क्या रहता है? डिजॉल्व CO2। ओके, उसके बाद आपने देखा होगा वाटर। वाटर में क्या रहता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। राइट, ऑक्सीजन घुला रहता है। तो ये सारी आपने एग्जांपल देखा है। ब्लड आपने देखा होगा, ब्लड में भी क्या होता है? डिजॉल्व होता है। क्या डिजॉल्व होता है बताओ? CO2 होता है और O2 भी होता है। O2 ब्लड में मेनली हीमोग्लोबिन की वजह से डिजॉल्व होता है। चलो, फिर भी डिजॉल्व थोड़ा बहुत होता ही है। तो ये सारी चीजें आपको अपने लाइफ में दिख रहा है जहां पे गैस घुला हुआ है लिक्विड के अंदर। बिल्कुल। तो अब सवाल है कि इसको कैसे समझा जाए। तो सबसे पहली चीज कि गैस की सोल्युबिलिटी को नापने के लिए, घुलने की क्षमता नापने के लिए आप 2 टर्म्स यूज करोगे, या तो मोल फ्रैक्शन या तो मोलालिटी। चलो उसको आगे समझेंगे। हम लोग सबसे पहले समझते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी लिक्विड को में गैस को घुलने के लिए कौन कौन फैक्टर है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस यानी कौन सा गैस घुलाना है, इस पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास पानी है, पानी में आप हर गैस को घुला के देखो, हर गैस की घुलने की क्षमता अलग होगी। अब सवाल है क्यों और कैसे पता चलेगा। तो हम तुमको 2-3 बातें बताते हैं। देखो, पहला बात है कि कोई भी गैस, द गैस which ionizes या react with water dissolve fastly। मतलब कोई भी ऐसा गैस जो पानी में जाके टूट जाए अपने आयंस में, या जाके पानी में रिएक्शन कर जाए, वो ज्यादा जल्दी घुलेगा, बराबर रिएक्शन होगा, फटाफट घुलेगा। एग्जांपल देख लो, NH3 गैस। NH3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस है ये भी, और NH3 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये क्या करते हैं? वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं या वाटर में जाके आयोनाइज हो जाएंगे। अब दूसरी बात, द गैस विच डू नॉट लिक्विडिफाइड समझता होगा, जिसको लिक्विड नहीं बना सकते इजिली। कोई भी गैस जिसको आसानी से तुम लिक्विड नहीं बना सकते हो, वो डिजॉल्व नहीं होगा। डू नॉट डिजॉल्व या डिजॉल्व वेरी लेस इन वाटर। पानी में कम घुलेगा। कौन से गैस भाई? तो ऑक्सीजन पानी में कम घुलता है, नाइट्रोजन पानी में कम घुलता है, ठीक है। ये सब गैस पानी में कम घुलते हैं। क्यों कम घुलते हैं? क्योंकि इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज्यादा। दूसरा फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज पिछले लेक्चर में पढ़ाया था हमने। एक रूल था, लाइक डिजॉल्व लाइक। यानी देखो, NH3 HCl NH4Cl
ये सब जो होते हैं गैसेस डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर में घुलेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद भी पोलर, आपको पता होगा NH3 पोलर है। पोलर नॉन पोलर कैसे डिसाइड होता है पता होगा ना, आप 11th पास होंगे। HCl इसमें माइनस, इसमें प्लस चार्ज, इस तरह सब में देख लेना, समझ में आ रहा होगा। जिसमें प्लस माइनस चार्ज होता है पोलर, आपने सुना होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड खींच लेता है वगैरह वगैरह, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो। डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, पानी में घुल जाते हैं, बट डू नॉट डिजॉल्व in alcohol, do not dissolve in non-polar solvent, non-polar। कुछ non-polar solvent को organic solvent भी बोलते हैं। organic मतलब जिसमें कार्बन हो, जैसे अल्कोहल। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा कि ये गैसेस क्यों पानी में घुल जा रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी पोलर है और पानी भी पोलर है। ये चीज हमने पहले बताया था, उसमें भी सॉलिड वाले में भी ये रूल सॉलिड वाले में भी था, ये भी था, नेचर ऑफ सॉलिड था ना। सॉलिड जो जल्दी रिएक्ट कर जाए या टूट जाए वो जल्दी घुलता है। उसके बाद देखो कुछ गैसेस हैं जैसे O2, H2, ये सब गैस जो है ये नॉन पोलर गैस है, सबको पता है नॉन पोलर है, तो ये डिसॉल्व होगा, ये नॉन पोलर गैस है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ये पोलर है, तो डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगा। अल्कोहल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तीसरा फैक्टर समझेंगे, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में हमने तुमको बताया था, पिछली बार सॉलिड में हमने ऐसा बताया था कि ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। बराबर 100 मतलब हीट अगर निकल रहा है और उसको तुम हीट दोगे तो घुलेगा नहीं जल्दी। जिसमें हीट खुद ही निकल रहा है उसको तुम हीट दोगे तो उसको मजा नहीं आएगा ना। जिसको हीट की जरूरत है और तुम दो तो खूब मजा आएगा, खूब घुलेगा। तो सबसे पहली चीज डिसाइड करना है कि इंडो है कि एक्सो है। तो याद रखना कि व्हेन मतलब डिसोल्यूशन, घुलने को क्या बोलते हैं हम लोग? डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक। मतलब जब तुम किसी गैस को पानी में डालोगे, लिक्विड में डालोगे तो हीट एनर्जी निकलेगा। अब तुम सोचो, जहां खुद ही एनर्जी बन रहा हो, मेरे घर में खुद संतरा उग रहा हो और तुम मेरे को संतरा लाके दो, मेरे को पसंद नहीं आएगा, यार एप्पल लेके आओ, संतरा का लाए हो। तो वही डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, हीट खुद ही निकल रहा है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इफ अगर टेम्परेचर इंक्रीज किए तो सोलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होने वाला है। यानी गर्म पानी में गैस नहीं घुलता है बराबर। आपको पता होगा कि गर्मियों में तालाब में मछलियां मर जाती हैं। क्यों मर जाती है बच्चों? क्योंकि पानी जब गर्म होगा तो उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उड़ जाएगा, तो मछली सांस कैसे लेगी? तो मछली मर जाती है। आपको पता होगा गर्म पानी को ठंडा कर दो और उसमें मछली डाल दो तो वो मर जाएगी, बिल्कुल मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलिबिलिटी घट जाएगा, घुलने की क्षमता घटेगी, जो गैस घुला उड़ गया। क्यों ऐसा है? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ओके। चौथा फैक्टर आता है प्रेशर। इसमें क्या है कि अगर प्रेशर इंक्रीज कर दो तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाएगा। क्यों? गैस कंप्रेस होता है। तो पिछली बार देखो सॉलिड में कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसमें पड़ेगा। इसमें ऐसा प्रेशर दबा दो, कस के प्रेशर डाल दो तो गैस घुल जाएगा। आपको पता होगा जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें क्या होता है? प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड घुलाया जाता है, इसलिए लॉक होता है, उसमें सील पैक होता है, हाई प्रेशर। इसी चीज को दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय हेनरी लॉ। इसी चीज को एक्सप्लेन किया था हेनरी ने, तो उसको हेनरी लॉ बोला गया। तो क्या बोला था हेनरी ने
ध्यान से सुन लेंगे। ये सब लिख लिया होगा आपने, बिल्कुल नोट्स लिखते चलेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, नोट्स मेरा बहुत अच्छा होता है, आप अच्छे से लिखेंगे, बहुत मजा आएगा। तो हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ ने क्या बोला था? हेनरी लॉ की अगर तुम बात करोगे तो बहुत सिंपल सी बात उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला था कि द सोलेबिलिटी ऑफ गैस, यानी गैस की घुलने की क्षमता इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू द पार्शियल प्रेशर। ध्यान सुनना, कुछ नए नाम है। टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस। तो उस गैस का पार्शियल प्रेशर देखो क्या है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, ये लिक्विड है, ध्यान से सुनना, और तुम इसमें गैस घुला रहे हो। तो कोई जरूरी नहीं गैस एक ही हो, बहुत सारे गैस हो सकते हैं। हम एयर डाल रहे हैं, एयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब गैस है। तो मान लो सब घुल रहे हैं। तो हर गैस का अपना अपना एक पार्शियल प्रेशर होता है। हर गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। मान लो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और CO2 है, तीनों गैस है। तीनों को हम घुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अलग प्रेशर पे घुला रहे हैं, इसको अलग प्रेशर, इसको अलग प्रेशर। हमने जिसको ज्यादा प्रेशर दिया वो गैस ज्यादा घुल जाएगा। बहुत सिंपल बात है। अब पार्शियल प्रेशर वर्ड क्यों यूज किया, क्यों नहीं सिंपल प्रेशर वर्ड किया? फिर से सुन लो। ये पार्शियल प्रेशर का नाम डाल्टन ने दिया था। 11th में शायद तुम पढ़े होगे, नहीं पढ़ोगे तो हम अभी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना। डाल्टन लॉ है। क्या है डाल्टन लॉ? तो उन्होंने बोला था कि जब बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैस, तुम्हारे पास कोई एक कंटेनर है, उसमें ढेर सारे गैस हैं, तो हर एक गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। और सबका प्रेशर सम कर दो तो क्या निकल जाएगा? टोटल प्रेशर। और किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, ये डाल्टन का लॉ है, अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे अगर तुम नहीं जानते हो तो पार्शियल प्रेशर वर्ड कहां से आया, ये चीज समझा? ये पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर, सिंपल तुम अपने दिमाग में प्रेशर समझो। फिर पार्शियल क्यों लगाया यार? पार्शियल वर्ड एक्चुअली में तो थोड़ा सा। तो अगर हमारे पास बहुत सारे गैस हैं तो हर गैस थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा रहा होगा, या हम लगा रहे हैं गैस पे प्रेशर। हर गैस का अलग अलग प्रेशर होगा ना, बिल्कुल। तो हम एक गैस के प्रेशर को यूज करेंगे इसमें, तो उसका लिए पार्शियल वर्ड यूज कर दिया गया। क्लियर है? अगर मान लो कंटेनर में एक ही गैस है तो हम सिर्फ प्रेशर बोल सकते हैं, ऐसा कि गैस का सोलेबिलिटी उस गैस के का प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट कोई जरूरी तो नहीं कि हमेशा एक ही गैस हो, दो से। मतलब पार्शियल वर्ड लिख देने से फायदा क्या है? अगर अकेला है तो भी ठीक, अकेला है तो पूरा का पूरा वही लगा रहा, और अगर मिक्सचर है तो भी ठीक। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। हमारे पास 3 गैस है तो हर गैस के प्रेशर को मान लो इसका P1, इसका P2, इसका P3, तो इसके प्रेशर को क्या बोलेंगे? इसके द्वारा लगाए गए प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इसके द्वारा लगाए गए प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, एंड सो ऑन। क्लियर है? अब एक चीज नोट में ध्यान से रखेंगे कि सोलेबिलिटी ऑफ गैस is measured by mole fraction। इसको फील करना, मतलब सोलेबिलिटी को उन्होंने मोल फ्रैक्शन में दिखाया। मतलब सोलेबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में दिखाने का मतलब, जैसे हमने बोला कि 2 गैस है, एक ज्यादा सोलेबल एक कम, तो हम उसको मोल फ्रैक्शन में बताएंगे। इसका मोल फ्रैक्शन 0.2, इसका मोल फ्रैक्शन 0.3, तो कौन ज्यादा घुला? 0.3 वाला। क्लियर है? सोलेबिलिटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीजें यूज होती है। एक तो तुमने शुरू में पढ़ा ग्राम में हम बता सकते हैं, सॉलिड में ग्राम बताओगे। गैस के लिए तुम क्या यूज करना? मोल फ्रैक्शन में बताना है कि कितना मोल फ्रैक्शन गैस का घुल गया। समझ में आया? ज्यादा मोल फ्रैक्शन तो ज्यादा सोलेबिलिटी। यानी सीधी बात है, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। उस गैस का पार्शियल प्रेशर, जिस गैस की सोलेबिलिटी चेक करो। सोलेबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में लिखते हैं, नहीं क्या लिख सकते हैं? चाई x, राइट।
सोलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख रहे हैं, इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर को हम क्या लिख रहे हैं, P, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उस गैस का पार्शियल प्रेशर। अब देखो ये इसके प्रोपोर्शनल बोलो या ये इसके प्रोपोर्शनल बोलो, बात एक ही है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो, ध्यान सुनना, वी कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, ऐसा देखो क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बिल्कुल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब क्या होगा, यहां पे आएगा कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट भी इन्होंने अपने नाम का लगा लिया, ठीक है, अपने नाम का कांस्टेंट इन्होंने लगा लिया। क्या कांस्टेंट था भाई, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर याद रखना है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल आ गया KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, वेयर जहां पे KH को बोलेंगे हेनरीज कांस्टेंट या हेनरी लॉ कांस्टेंट, एक ही बात है। KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरी कांस्टेंट। कोई पूछा डिफाइन KH, डिफाइन KH, तो कर लो, इसको डिवाइड कर लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहां से तुम डिफाइन कर सकते हो कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 हो तो हेनरी लॉ कांस्टेंट किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर के बराबर। ओके, चलो अब यहां से KH का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। KH पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आगे की पूरी पूरी कहानी KH पे आधारित है। तो हम अगला पढ़ा रहे हैं तुमको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH। यहां पे कौन सा चीज क्या है समझ गया ना, P ऑफ गैस है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस, यानी लिक्विड में ही घुला रहा है ना, तो लिक्विड सरफेस के ऊपर वो कितना प्रेशर लगा रहा है वो लेना है उस गैस का। और चाई ऑफ गैस क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन से क्या नापा गया है, सोलिबिलिटी को नापा गया है, सोलिबिलिटी यानी ज्यादा मोल फ्रैक्शन ज्यादा सोलिबिलिटी। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल ऑफ गैस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल में क्या आएगा, गैस और प्लस वाटर, राइट। पानी में घुला रहे हो तो सोलूट सॉल्वेंट, सोलूट कौन हो गया गैस और सॉल्वेंट कौन हो गया पानी। तो ये चीजें आपको शायद काम आ जाएगी न्यूमेरिकल बनाने में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH में हम लोग चलते हैं। तो ये आपने देख लिया पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन लॉ का समझना जरूरी है, तो हम लोग यहां पे नोट में थोड़ा सा डाल्टन लॉ समझेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अभी पढ़ा दे रहे हैं। क्या बोला था डाल्टन ने कि व्हेन देयर आर मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन ए कंटेनर, अगर एक कंटेनर में बहुत सारी गैस का मिक्सचर है, देन द प्रेशर अप्लाइड बाय ईच गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, तब हर गैस के द्वारा लगाई गई प्रेशर को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। एंड ध्यान से सुनो, एंड द पार्शियल प्रेशर of each gas and the partial pressure of each gas is directly proportional to mole fraction of the gas। तो सेम ही लग रहा है यार लॉ, बिल्कुल। तो यहां से निकलेगा पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर याद रखना है, आप पार्शियल लिख रहे हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन इक्वल बन गया, यहां पे P टोटल है, हेनरी लॉ कांस्टेंट नहीं लगा देना, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब जिस गैस का पार्शियल प्रेशर चाहिए उसके लिए तुमको टोटल प्रेशर पता होना चाहिए इनटू मोल फ्रैक्शन। ये डाल्टन के लॉ से पार्शियल प्रेशर निकालने काम आएगा। फिर से देखो, हेनरी लॉ में यहां जो P है वो पार्शियल प्रेशर है, टोटल कभी मत रख देना, गलत हो जाएगा, एकदम हम गारंटी देते तुमको गलत हो जाएगा। यानी आपको P1 चाहिए तो P टोटल इंटू x1, समझ गया, ये जिसका वही इसका। अगर तुमको P2 चाहिए तो भी ये P टोटल इंटू x2, यहां पे टोटल प्रेशर ही रखना है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर निकालने के काम आ जाएगा ये लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस, समझ गया होगा। यह पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस को जरूर नोट कर लो, इस पे JEE में सवाल आता है। मतलब वो डायरेक्ट नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, टोटल प्रेशर देंगे, और जान रहे हैं कि कोई बच्चा अगर लपेटे में आ गया तो यूज कर देगा यहां पे, तो गलत हो जाएगा। तो चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ KH पढ़ रहे थे हम लोग, ये चीज हम क्लियर करना जरूरी समझे, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाने के लिए समझना जरूरी है।
ठीक है, समझ में आ गया होगा तुमको। क्या समझना था इसमें कि पार्शियल प्रेशर, अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि एक कंटेनर है उसका प्रेशर इतना है, एक कंटेनर में गैस है उसमें टोटल इतना प्रेशर लग रहा है, तो तुम उसको यूज बिल्कुल मत कर देना बच्चों, बिल्कुल यूज मत कर देना, क्योंकि टोटल प्रेशर यहाँ पे जब तक उन्होंने लिखा नहीं हो कंटेनर में एक ही गैस है, नहीं लिखा है तो भाई दूसरा गैस भी हो सकता है, क्योंकि एयर डालते हैं हम लोग जनरली कोई भी चीज में। इस रूम में हमने बोला कि गैस है और इस रूम का प्रेशर है 10 atm, मान लो बोला हमने 10 atm तो नहीं है, 1 atm है, 1 atm है और इसमें कुछ ऐसा हमने दे दिया तो तुम 1 atm यूज कर ले, अरे पगले हो यार। और हमने ऑक्सीजन की बात की क्वेश्चन में, मान लो, या कार्बन डाइऑक्साइड की, तुमने यूज कर लिया 1 atm पर, गलत नहीं आ रही है। 1 atm सिर्फ वो लगा रहा है कि ऑक्सीजन क्या, नहीं, इस रूम में नाइट्रोजन है, इस रूम में ऑक्सीजन है, इस रूम में और कौन सा गैस है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों मिल के 1 atm लगा रहे हैं, तो एक का कितना होगा, एक का तो नहीं पता हमको, तो एक का निकालने का फार्मूला है यार। मान लो तुमको ऑक्सीजन पे सवाल है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर 1 atm इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। फील हो गया होगा, फील हो गया होगा, बिल्कुल सर हो गया। चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच पे आ जाते हैं हम लोग। हेनरी लॉ याद हो गया होगा, बहुत सिंपल सा लॉ है यार, कुछ भारी खारी नहीं है, बच्चे डरते रहते हैं हेनरी लॉ हेनरी लॉ, तो ये आपने नोट बना लिया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहली चीज कि द वैल्यू ऑफ केएच फॉर ईच गैस इज डिफरेंट, मतलब हर गैस के लिए केएच का वैल्यू डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अब सवाल है केएच से फायदा क्या होने वाला है, तो चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात करने के लिए हम आपको डाल्टन लॉ पे फिर से ले चलेंगे। केएच का फॉर्मूला क्या है बताओ, P अपॉन एक्स, एक्स ऑफ गैस, एक्स यानी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम सोलेबिलिटी बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं यार, P अपॉन ये सोलेबिलिटी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि हेनरी ने क्या बोला था कि गैस के सोलेबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन में नापने वाले, यानी वी कैन टेल लाइक दिस, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो 1 अपॉन सोलेबिलिटी, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब कि जिस गैस का सोलेबिलिटी, कौन सा गैस कितना घुलेगा, वो हेनरी लॉ कांस्टेंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। आपके बुक में ना, कोई भी बुक अगर आप देख रहे होंगे, नहीं भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बुक में केएच का पूरे टेबल लगा के वैल्यू दिया हुआ है और आप उसमें देखो किसका ज्यादा है किसका कम है। चलो हम बता दे रहे हैं, चलो हम बता दे रहे हैं। केएच ऑफ हीलियम, केएच ऑफ हीलियम, और हीलियम का मतलब वेरी हाई है, मैक्सिमम बोलो यार, मैक्सिमम है। और केएच ऑफ CO2 हो गया, O2 हो गया, ये मिनिमम, मिनिमम मतलब कम है। तो जो ये मैक्सिमम है तो इसकी सोलेबिलिटी क्या होगी बताओ, सोलेबिलिटी क्या होगी, देखो यहां पे केएच ज्यादा सोलेबिलिटी कम, यानी सोलेबिलिटी वेरी लेस, मतलब हीलियम गैस आपके ब्लड में नहीं घुलेगा, चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, ओके। और इसकी सोलेबिलिटी लिक्विड में, सोलेबिलिटी वेरी हाई, यानी आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, आई एम नॉट राइटिंग द मिनिमम, सबसे कम नहीं है क्योंकि हमने 3 गैस का नाम लिख दिया, सबसे कम में तो एक ही होगा CO2, मतलब ये तीनों का लगभग कम कम है। कम कम है मतलब ये लोग ब्लड में घुल जाएंगे। फिर से समझ लो, तुम्हारे ब्लड में ये घुल सकते हैं क्योंकि इनकी सोलेबिलिटी, हम अब अभी देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम अभी जो फैक्टर्स पढ़ाए थे उसमें पढ़ा दिया था हमने कि वो पोलर नॉन पोलर बराबर, वो भी सही है यार, वो भी सही है। यानी अब तुम एक नया फैक्टर पढ़ रहे हो कि केएच से भी सोलेबिलिटी डिसाइड होता है। वाओ, इट्स ग्रेट। क्यों क्यों क्योंकि तुम्हारे पास केएच का वैल्यू है, तुम देख के सोलेबिलिटी सोच सकते हो, लेकिन इसके पहले जो हम फैक्टर पढ़ाए उसमें तो तुम सोच नहीं सकते, हमने अगर नहीं बताया होता तो ये चीज समझना, केएच जिस गैस का ज्यादा वो कम घुलेगा, वो हम नहीं बोल रहे, यहां से पता चल रहा। तो कैसे लिखेंगे इसको बताओ, सोलेबिलिटी ऑफ द गैस हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ केएच, सोलेबिलिटी इज मिनिमम, ऐसा लिखो। इफ केएच इज मोर, इफ केएच ऑफ गैस is more then its solubility is less in liquid। क्या में घुलाना है, लिक्विड में घुलाना है भाई, पानी में वो नहीं घुलेगा। ओके, चलो ज्ञान की बात बताते हैं कि जो हम लोग जो डीप सी डाइवर होते हैं, डीप सी डाइवर समझता है समुद्र में अंदर जाते हैं, तो अंदर जाने से प्रेशर बढ़ जाएगी, तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं सांस लेने के लिए पीठ पे, तो उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन या CO2 नहीं मिलाया जाता। क्यों? क्योंकि जब वो सांस लेगा तो हाई प्रेशर में हीलियम उसके ब्लड में डिजोल्व नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो
अगर नाइट्रोजन ले जाता तो हीलियम डिजॉल्व हो जाता, तो इससे बहुत देर दर्द होता है, हम आगे भी बताएंगे इसको। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तीसरा देखो, तीसरा कि इफ, देखो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा देन KH ऑल्सो इंक्रीजेस, KH इंक्रीज होगा तो सोलेबिलिटी क्या होगा बताओ, अभी देखा तुमने, सोलेबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज। वाओ, यानी तुम ऐसा समझो कि सोलेबिलिटी या टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू KH, यानी ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, और प्रोपोर्शनल टू 1 सोलेबिलिटी। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो गैस की सोलेबिलिटी घट जाएगी। ये चीज हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, एक्सोथर्मिक था बराबर। ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसा लिखो कि टेम्परेचर बढ़ने से सोलेबिलिटी घटने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से KH बढ़ जाता है, और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलेबिलिटी बराबर। इसीलिए गर्म पानी में या हॉट डेज में एक्वेटिक एनिमल का सर्वाइवल क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। हॉट वाटर में एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं करता है। तुम यहां पे लिख सकते हो, आप लिख यहां पे कि so aquatic life या aquatic animals do not survive in hot water। इसीलिए गर्म पानी में एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? क्यों नहीं करते हैं भाई? क्योंकि पानी जैसे ही गर्म होगा तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन घुला है उड़ जाएगा, मरेंगे वो, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो। ठीक है, ठीक है, तीन कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। चौथा सुनेंगे, चौथा सुनेंगे कि अगर देखो, अब हेनरी लॉ देखो फिर से, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू KH इंटू एक्स, यही है लॉ हेनरी का, राइट। किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है इंटू KH। अब अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ बना दो तुम किसके किसके बीच, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। इधर ले लो पार्शियल प्रेशर y एक्सिस पे, और इधर ले लो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन यानी सोलेबिलिटी भी बोल सकते हैं, याद रखना, मोल फ्रैक्शन इज सोलेबिलिटी हमेशा। तो ये कैसा रिलेशन है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो चलो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। अब हर ग्राफ का स्लोप होता है। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप निकलता है tan थीटा से, स्लोप ही निकलता है tan थीटा से। चलो tan थीटा निकाल लो। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है, पार्शियल प्रेशर, परपेंडिकुलर पे कौन है, पार्शियल प्रेशर, बेस पे कौन है, मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन क्या मिलेगा, KH मिलेगा। ओ, यानी अगर पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, और उस ग्राफ का स्लोप उस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है। अब इसमें हम आपसे एक आधा सवाल पूछ सकते हैं। मान लो ऐसे दे दिए पार्शियल प्रेशर और गैस का, यहां दे दिए 30 डिग्री, ऐसा दे दिए 30 डिग्री, और आपसे पूछ लिया फाइंड KH, तो बिल्कुल निकाल देना, tan 30 लिख देना। अरे वाह, tan 30 1/√3 KH निकल गया। समझ में आ गया होगा ना, समझ में आ गया होगा। तो क्या सीखा तुमने कि द ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, समझ रहा है सिंबल, नहीं समझ रहा पूरा लिखना, इज स्ट्रेट लाइन and the slope of graph is KH। ग्राफ का स्लोप क्या होगा, KH होगा। ग्राफ का स्लोप निकाल लो, स्लोप tan थीटा होता है, बिल्कुल स्लोप क्या होता है, tan थीटा निकाल लो यार, तो तुम्हारा हेनरी लॉ कांस्टेंट निकल जाएगा। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स, तो पांचवा एप्लीकेशन क्या होगा, ध्यान से देखो। तो यूनिट ऑफ KH पढ़ने वाले हम लोग। यूनिट ऑफ KH निकालने के सबको पता है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में यूनिट कैसे निकलता है, फार्मूला से। तो आ जाएगा P अपॉन मोल फ्रैक्शन। सबको अच्छे से याद होगा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्यों, मोल बाय मोल कट जाता है। पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है बार में, पास्कल में, ATM में नापते हैं, अपॉन मोल फ्रैक्शन का नो यूनिट, तो इसको छोड़ दो, तो इसका यूनिट बार हो जाएगा। यानी यूनिट ऑफ KH का यूनिट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर। याद रखना, प्रेशर के यूनिट के बराबर बार हो सकता है, या ATM हो सकता है, या पास्कल भी चलेगा, ठीक है।
3 यूनिट जनरली चलता है बाजार में। अब एक बहुत 100 रुपए की बात बताते हैं, अगर तुमको न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हो तो न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हो तो हमारा कॉन्सेप्ट देख के जाओ यार, पक्का बनेगा। अब इसमें यहाँ पे नोट चिपका लो। क्या नोट ये है कि यूनिट ऑफ केएच और यूनिट ऑफ प्रेशर सेम है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में ऐसा किया जाता है कि प्रेशर अलग यूनिट में दे दिया जाता है और केएच का वैल्यू अलग यूनिट में, और बच्चे यूज भी करते हैं, या मजबूरी में बच्चे छोड़ते हैं सवाल क्योंकि उनको कन्वर्जन नहीं पता। तो आप 11th में प्रेशर के यूनिट्स पढ़े होंगे, हम आपको फिर भी एक बार कन्वर्जन रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए प्रेशर की यूनिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रेशर का यूनिट क्या क्या होता है, ये 3 मिलने वाला है। तो प्रेशर और केएच का यूनिट सेम होना चाहिए। तो बार मिलेगा, एटीएम मिलेगा, पास्कल मिलेगा, ठीक है। तैयार हो दिमाग से। तो देखो अब हो सकता है कि बार में हो एक पास्कल में हो, तो 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, यानी बार को पास्कल में बदल लो इससे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद हो सकता है एक एटीएम में हो, ऐसा कुछ भी चेंज हो सकता है। तो एटीएम को पास्कल बनाना है तो 1 एटीएम बराबर इतना पास्कल होता है, और 10⁵ पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बार। चलो इसको याद कैसे रखें, याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं। सबसे बड़ा यूनिट कौन, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा यूनिट है। 1 एटीएम बोल दिया तो सबसे बड़ा, देख लो। उसके बाद सेकंड बड़ा कौन है, बार, और थर्ड बड़ा कौन है, पास्कल। पास्कल इज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है उसको ढेर सारा, देखो 10⁵ पास्कल, 10⁻, इतना सारा पास्कल मिलाओ तो 1 बार, बड़ा कौन, बार। उसके बाद 1.013 बार मिलाओ, बार में भी 1.03 मल्टीप्लाई करो तो वो एटीएम के बराबर, यानी एटीएम बड़ा है। थोड़ा सा याद हुआ होगा, चलो। तो इस चीज को अगर तुम दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा। तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केएच पढ़ा दिए, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ केएच, एप्लीकेशन, इस्तेमाल। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट, सॉरी केएच नहीं, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, हेडिंग लगा दे, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अगर आप बोर्ड वाले हैं तो आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ कहां यूज होता है भाई, तो हमने स्टार्टिंग में इस टॉपिक के बता दिया, फिर से पढ़ा देते हैं। पहला कि इन सॉफ्ट ड्रिंक, पहला यूज कहां होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में। कोई बोला कैसे, तो चलो एक्सप्लेन कर देते हैं। इन सॉफ्ट ड्रिंक दे आर लॉक्ड, या सील्ड बोल सकते हैं, सील्ड एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा, कैसे, मतलब एक बोतल लेते होंगे, उसमें लोग पानी डालते होंगे, मतलब पीने वाला कोल्ड ड्रिंक, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल के ऐसा हाई प्रेशर से ठोक के लॉक कर देते हैं। क्यों, प्रेशर बढ़ा दिए, सोलेबिलिटी बढ़ गया, यानी गैस घुल जाएगा। दे आर लॉक्ड एट हाई प्रेशर, ना ऐसा लिखो, दे हैव dissolved CO2 at high pressure, एक ही बात है, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर पे उसके अंदर CO2 घुलाया गया होता है हर कोल्ड ड्रिंक में। तो यहां पे हेनरी लॉ यूज हो रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर भी बोल सकते हो। ओके, दूसरा है इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ डीप सी डाइवर्स, समझना, इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ डीप सी डाइवर। अब ऑक्सीजन सिलेंडर की थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर नाम है, बट इसमें ऑक्सीजन के साथ और भी किसी गैस को मिक्स किया जाता है। सवाल है क्यों, क्योंकि हमारा लंग्स ऐसा डिजाइन नहीं किया गया कि सिर्फ प्योर ऑक्सीजन ले। अभी आप कौन सा ऑक्सीजन ले रहे हो, प्योर? जी नहीं, हम हवा ले रहे हैं, हवा में तो मिक्स है। तो हमारा लंग्स ऐसा हो गया है, या बचपन से है, या बना हुआ है ऐसा कि उसको मिक्सर ऑफ गैस चाहिए। प्योर दोगे तो लंग्स फट जाएगा, मर जाओगे। प्योर खाने की आदत नहीं है, कचरा खा रहे हो तो कचरा खाओ यार, उसमें प्योर के चक्कर में लगो मत। तो क्या होगा, तो प्योर ऑक्सीजन हम लोग बॉडी में नहीं ले सकते, यानी मिक्स चाहिए, उसमें कुछ तो मिक्स करना होगा। तो आपके जो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो अर्थ पे यूज कर रहे हैं, आप कोई बीमार हो गए तो उसमें ऑक्सीजन के साथ वो लोग नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन फ्री फोकट का है, ढेर सारा है। तो ये हम लोग सांस में लिए, हमारे लंग्स में गया, ऑक्सीजन ब्लड में घुल गया, नाइट्रोजन नहीं घुला। क्यों नहीं घुला, क्यों नहीं घुला? क्योंकि ऑक्सीजन को डिजॉल्व करता है हीमोग्लोबिन। हाँ, नाइट्रोजन के तो कोई करेगा नहीं, ठीक है।
नाइट्रोजन नहीं घुला। ऐसे भी ब्लड में घुलेगा नहीं, बिकॉज ये नॉन पोलर है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या हुआ, यही वाला सिलेंडर लगा के एक मूर्ख लड़का था, वो हेनरी लॉ नहीं पढ़ा था, तो उसने क्या किया, यही वाला सिलेंडर लेके चला गया समुद्र में तैरने, स्विमिंग मारने, डीप सी डाइवर। डीप सी मतलब बहुत नीचे, डाइविंग समुद्र में गोताखोरी। तो चला गया, अब उधर से आया तो मर गया। जा क्या हो गया, तो भाई तो कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो जब तुम नीचे गए तो प्रेशर बढ़ गया। चलो तो अब हेनरी लॉ पे आते हैं। हेनरी लॉ ने बोला था कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे सोलेबिलिटी बढ़ेगा, यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, नहीं सोलेबिलिटी, इसको सोलेबिलिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल सोलेबिलिटी बढ़ेगा। भाई तुम नीचे गए, प्रेशर बढ़ा, तो ये जो गैस नहीं घुल रहे थे ब्लड में, नाइट्रोजन, वो घुल गया। ठीक है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुल गया ब्लड में, अंदर अंदर चला गया, हर जगह चला गया। अब तुम जब वापस आए तो अब प्रेशर घट गया। प्रेशर घट गया तो सोलेबिलिटी घट गया, जो घुला था वो निकलने लगा, सब अंदर अंदर चला गया और अचानक से सब निकलने के लिए दौड़ने लगा। तो आपके कैपिलरी में, ब्लड का एकदम पतला पतला ट्यूब होता है, सबको पता होगा, उस कैपिलरी में नाइट्रोजन गैस के बबल्स जाम हो गए, फंस गए, रास्ता जाम कर दिया उन्होंने। क्यों? ट्रैफिक जाम लग गया। कैसे ट्रैफिक जाम लग गया भाई? तो हुआ क्या कि तुम 1 महीने कार को एक शहर में घुसाते रहे और एक दिन बोले, मतलब उसके बाद 5 मिनट में न्यूज में अनाउंसमेंट कर दे, 5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियां निकल जाओ हमारे शहर से बाहर, नहीं तो हम आपकी गाड़ियां जब्त कर देंगे। तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? सब गाड़ी निकल जाएगा 5 मिनट में? 1 महीने में अंदर आया था? नहीं सर, तो जाम लग जाएगा, पूरा रोड ऐसा पैक, आने वाले जाने वाले सब सोचेंगे हम पहले। यही होगा आपके बॉडी में। आप अंदर गए, खूब मजा लूटे, स्विमिंग किए, पूरा नाइट्रोजन अंदर अंदर घुल गया, एक एक सेल तक पहुंच गया, एक एक कैपिलरी में नाइट्रोजन घुस गया, क्योंकि प्रेशर बढ़ा तो सोल्युबिलिटी बढ़ गया। लेकिन बाद में आप वापस आ गए मुंह उठा के, और वापस आने के बाद क्या हुआ, सब नाइट्रोजन के जितने भी बबल्स थे, गैस, वो वापस आने लगे, भरा भर निकलना चाहेंगे बाहर आपके ब्लड से, तो कैपिलरी हो जाएगा जाम और आप हो जाएंगे भी जाम। यानी इससे बहुत तेज तो पहले दर्द होगा। इट कॉजेज सीरियस पेन इन आवर बॉडी एंड दिस मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड बेंस। इसको बोलते हैं बेंस हो गया। डेंजरस पेन विच इज डेंजरस फॉर द लाइफ, इट मे कॉज डेथ ऑल्सो, मतलब बच भी सकते हैं लेकिन ऐसे कोई जो पक्का मर जाओगे। तो इससे बचना है तो हमको कुछ ऐसा डालना पड़ेगा, डालना तो पड़ेगा, ये क्लियर हो गया ना, डालना तो पड़ेगा, प्योर नहीं ले सकते तुम, तो हमको कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो घुले ही नहीं हाई प्रेशर पे। हीलियम। अभी समझाए थे, हीलियम का KH वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम। जिसका KH जितना ज्यादा वो उतना कम घुलेगा ब्लड में, चाहे प्रेशर बढ़ जाए तो भी। यानी आप हीलियम घुला दिए तो आप नीचे चले जाओ, खूब मजे से स्विमिंग करो, आपके ब्लड में ऑक्सीजन घुलेगा लेकिन हीलियम नहीं घुलेगा, क्योंकि हीलियम का KH ज्यादा है, सोल्युबिलिटी कम है। अब फिर वापस आओ, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं ज्यादा। ओके चलिए, इसको आप लिख लोगे कि लिख दें? हम लिख दें? चलो तो लिख दे रहे हैं, देखो तो क्या लिखेंगे इसको, हम वीडियो पॉज करके लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगला आप सुन लो, तीसरा देखो, तीसरा सुन लो, अगला हो जाएगा, देखो कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स जानते हो क्या? जी हां, जो भी पर्वत पे चढ़ रहे हैं क्लाइंबर, वो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, बहुत ऊंचा पे जा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रहा है, कोई बड़ा सा पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो सबको पता होगा ऊपर जाने से प्रेशर घटती है। जी हां, फिर से आ जाओ हेनरी लॉ पे। जैसे जैसे प्रेशर घटेगा तो घुलने की क्षमता भी घट जाएगी, गैस की सोल्युबिलिटी। अभी आप क्या करो, ले रहे हो तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में घुल रहा है, कुछ हीमोग्लोबिन खींच रहा है, कुछ घुल भी रहा है, ऐसा नहीं घुलता भी नहीं है, घुलता है, ऑक्सीजन ब्लड में कम घुलता है, हीमोग्लोबिन घुलने की क्षमता बढ़ाता है। तो ठीक है, थोड़ा घुलता था, थोड़ा हीमोग्लोबिन खींचता था, दोनों मैनेज करके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे। आप ऊपर गए, प्रेशर घट गया, सोल्युबिलिटी घट गई। अब आप खींच रहे हो, लंग्स में जा रहा है लेकिन ब्लड में घुल नहीं रहा ऑक्सीजन, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई घटेगी। जब ऑक्सीजन घट जाएगा तो आपको पता होगा, यू विल बी अनेबल टू थिंक, तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करेगा। समझ में आ रहा? तो वो क्या हो जाएगा, पर्सन का जो मसल्स हो जाएंगे, मांसपेशियां पूरी वीक हो जाएंगी, थक जाएंगी, दर्द होंगी, क्योंकि मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। आपको पता है लैक्टिक एसिडोसिस बनने लगता है, ये सब कहानी आप 10th में सुने होंगे। तो दर्द होने लगेगी और दे विल बी एनेबल टू थिंक, वो सोच भी नहीं पाएगा, उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा ऊपर जाने पे। अरे विश्वास नहीं हो रहा होना तुमको, पक्का ये सब होता है। आप कभी नेट पे देखना, यूट्यूब वगैरह पे, कि जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम बनाते हैं कि हाई एल्टीट्यूड पे दिमाग नहीं चलता है। हाँ नहीं चलता,
क्यों नहीं चलता? कि ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो उस केस में भी इंसान को एक बीमारी हो जाती है, इस सिम्टम का नाम है एनॉक्सिया। इसका कोई मतलब उपाय नहीं है आपके पास, देयर इज नो उपाय। हाँ, एक उपाय ये होता है कि लोग क्या करता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है और उसमें हाई प्रेशर पे गैस भर लेता है। ध्यान समझना, जो सिलेंडर ऊपर लेके जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है घुलने की, उसमें हीलियम नहीं मिलाना है, उसमें ऐसा प्रेशर बढ़ा देना है, गैस का प्रेशर बढ़ा देना है, मतलब ऐसा खींचे, जैसे हम खींचे नहीं, खुद ही ऑक्सीजन फेंके तो फटाफट हाई प्रेशर से जब लंग्स में, फेफड़ा में गैस भरेगा, लंग्स में गैस भरेगा तो थोड़ा घुलने की क्षमता। हमने एप्लीकेशन लिख दिया, देखो इतना थ्योरी था, इसीलिए हमने बोला कि भाई वीडियो पॉज करके हम लिख देते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा, बोल बोल के वीडियो लंबा हो जाता है। देखो तो क्या था, पहला क्या था, सॉफ्ट ड्रिंक पे यूज होता है, हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड घुलाया हुआ है। दूसरा पढ़ के हम सुना दे रहे हैं, इसको समझा दिया था, इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ डीप सी डाइवर क्या होता है, द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज इन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ डाइवर्स। डाइवर जो होते हैं समुद्र में जाने वाले, उनमें मिक्सचर यूज करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का, ठीक है, बिकॉज सोलिबिलिटी ऑफ हीलियम एट हाई प्रेशर इज लेस। सही है, हीलियम हाई प्रेशर पे कम घुलता है क्योंकि उसका मैक्सिमम केएच है, बट लेकिन नॉट मिक्सचर ऑफ N2 O2 इज यूज, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा जो कि बाकी जगह पे यूज होता है, बिकॉज सोलिबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ये इंक्रीजेस है क्योंकि नाइट्रोजन की सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर प्रेशर बढ़ाओगे, एंड व्हेन, जब डाइवर कम्स बैक, वापस आएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, सोलिबिलिटी घटेगी, दिस रिलीजेस द डिजॉल्व नाइट्रोजन, वो वापस निकलने लगेगा नाइट्रोजन, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, उसके ब्लड में नाइट्रोजन के बबल बन जाएंगे, विच ब्लॉक कैपिलरी, जो उसके कैपिलरी बंद कर देंगे, विच कॉज ए डेंजरस पेन, बहुत खतरनाक पेन होता है। दिस मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड बेंड। टू अवॉइड बेंड्स, यानी इस बेंड से बचने के लिए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज। क्लियर हो गया होगा? ओके, अगला ऊपर एक लिख दिया हमने तीसरा, एट हाई एल्टीट्यूड यानी ऊपर जाने पे प्रेशर डिक्रीज होता है तो सोलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर घटेगा तो सोलिबिलिटी घटेगा, सो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड घट जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, इन बॉडी ऑफ क्लाइंबर के शरीर में, सो क्लाइंबर्स become weak and unable to think clearly, तो क्लाइंबर कमजोर हो जाएगा और अच्छे से सोच नहीं सकेगा। This symptom is called anoxia. What you have to do, you have to memorize just these two names, okay? Anoxia and bends. Rest of things I think हमारे दिमाग में रहेगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नहीं, उसके पहले एक छोटा सा टर्म है, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। इस हेनरी लॉ में क्या कुछ कमियां थी? क्या ये लॉ हर जगह लगता है? तो जवाब है जी नहीं, कुछ इसके शर्त हैं। देखो, हर जगह नहीं लगता है। ऑफ हेनरी लॉ में क्या लिमिटेशन है, क्या कमी है, कहां नहीं लगेगा, ये चीज समझो। तो हेनरी लॉ इज वैलिड अंडर ओनली दीज कंडीशन, इन सभी शर्त पे वैलिड है, पहला, द प्रेशर इज नॉट टू हाई, प्रेशर जब बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो गैस इतना ज्यादा घुल जाएगा कि उसके मोल फ्रैक्शन से ज्यादा घुल जाएगा, समझा ना? यानी सोलिबिलिटी हेनरी लॉ से ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी हेनरी लॉ का जो वैल्यू निकालोगे, सोलिबिलिटी का मान लो 5 आ रहा वैल्यू निकाल के, एक्चुअली वो ज्यादा घुल के 10 हो चुका है, तो गलत हो जाएगा वहां पे। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, अगर टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया तो टेम्परेचर घटाने से सोलिबिलिटी बढ़ेगी, इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि हेनरी लॉ से जो आंसर आ रहा है उससे मैच नहीं करेगा। अगला, द गैस शुड नॉट रिएक्ट एंड डिसोसिएट इन सोल्यूशन, बराबर, जो गैस तुम डाल रहे हो, जैसे तुम यहाँ पे लिख सकते हो कौन सा गैस, HCl, NH3, ये सब गैस जो है वो पानी में जाके टूट जाते हैं या रिएक्ट कर जाते हैं, इनको मत घुलाना और इस पे हेनरी लॉ मत लगा देना, नहीं तो हो जाएगा सत्यानाश, पूरा गलत, आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो हेनरी लॉ के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल अच्छे माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चीजें प्रिडिक्शन होती है, गेसिंग किया जाता है, अपने मन से किया जाता है। तो एक बना के देखोगे एक दो तो तुमको क्लियर हो जाएगा क्या क्या प्रिडिक्ट करना है। तो हेनरी लॉ में बस न्यूमेरिकल में कोई जान नहीं होता है, लेकिन सवाल तुमसे बनेगा नहीं अगर तुम नहीं बना के बैठे हो तो। एक फार्मूला ये लगेगा, याद रखना, और एक ये लग जाएगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, एकदम, ये डाल्टन लॉ है। ये कौन सा लॉ है? डाल्टन लॉ। ये कौन सा लॉ है? हेनरी लॉ। दोनों तो सेम ही लग रहा है सर, बस थोड़ा सा चेंज है। हाँ, चलो कुछ नहीं होता, देख लेते हैं, बट फर्क है। यहाँ पे देखो, N2 गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, नाइट्रोजन गैस को पानी में घुला रहे हैं। हाउ मेनी मिली मोल्स, यानी मोल्स में आंसर नहीं चाहिए, मिली मोल में चाहिए। कितना मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी आपसे पूछा गया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कितना नाइट्रोजन का मोल निकाल के मिली मोल में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से डिवाइड करके,
वुड बी डिजॉल्व, घुलेगा 1 लीटर पानी, पानी का वॉल्यूम दिया है, तुमको याद रखना चाहिए। तो हेनरी लॉ में हम जो चीजें मार्केबल बताएंगे उसको दिमाग में रखो। अब ये सवाल क्यों नहीं बनेगा तुमसे, हम तुमको दिखाते क्यों नहीं बनेगा। देखो, लेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इतना बार, पार्शियल प्रेशर डायरेक्ट दिया, पार्शियल प्रेशर बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, केएच भी दिया। तो ये सवाल अगर जो कोई नहीं बनाया उससे क्यों क्या प्रॉब्लम जाती है वो चीज समझना, कीवर्ड समझना। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन, राइट, ऑफ नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन लिख लो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तो ऑब्वियसली दिया है हमारे पास, केएच भी दिया है, मोल फ्रैक्शन को मोल मोल में लिख लेंगे, ठीक है, देख लेते। अच्छा, यूनिट भी सेम होना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट है बार और इसका भी बार है, किलो है तो बदल लेंगे, ये चीज माइंड करना। इसका और इसका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम, हमने बताया भी। तो इसको रख दो तुम कितना, इसको रख दो 0.987 बार, बिल्कुल। अब KH का वैल्यू रखना तो 76.48, किलो हटा दो, किलो हटाओगे तो 1000, 10 का पावर 3 बार, मल्टीप्लाई, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस कौन है मोल, वाटर। यही फंस जाएंगे कुछ लोग कि वाटर का मोल कैसे निकलेगा। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन तो क्वेश्चन में पूछा गया है, मोल ऑफ वाटर देखो, मोल ऑफ वाटर के लिए वेट चाहिए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, वेट तो दिया नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट ज्ञान है कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है। वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट बाई वॉल्यूम। यानी याद रखना, इसको इधर क्रॉस कर लो, डेंसिटी 1 रख लो, इधर क्रॉस कर लो, तो क्या दिख रहा है, वॉल्यूम इक्वल टू वेट। यानी पानी के केस में, सिर्फ पानी में उसका वॉल्यूम और वेट इक्वल होता है। 500 ml पानी इक्वल टू 500 ग्राम, 500 ml 500 ग्राम, 1000 लीटर इक्वल टू 1000 ग्राम। अरे वाह, इसका मतलब कि 1000 ml इक्वल टू 1000 ग्राम, बस सिर्फ वाटर के लिए, सब जगह मत कर देना नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। तो मोल निकल जाएगा, वाटर का मास निकल गया 1000, मॉलिक्यूलर वेट है 18, ये तो याद होगा, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 55.5। देखो कुछ लोग ना डायरेक्ट भी कर देता है, वाटर का मोल अगर 1 लीटर दिया है पर लीटर तो इतना ही आएगा, 1 लीटर दिया है तब, ध्यान देना 55.5। चलो अब रख दो। अभी भी इसको सॉल्व करने में थोड़ा कैलकुलेशन है, तो हम पहले से करके रख लिए हैं। क्यों कर लिए हैं, टाइम बचाने के लिए, आप कर सकते हो आराम से। अब सुनो, मोल ऑफ नाइट्रोजन यहां छोड़ दो अपॉन मोल ऑफ नाइट्रोजन। एक चीज और सुनना, मोल फ्रैक्शन में यानी हेनरी लॉ के मोस्टली न्यूमेरिकल में या मोल फ्रैक्शन में भी अगर तुम लंबे कैलकुलेशन में जा रहे हो और मोल फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में से सोल्यूट के मोल को ओमिट किया जाता है, यानी हटा दिया जाता है, ठीक है, याद रखना इस बात को, यहां नोट में लिख दे रहे हैं। क्या नोट है, यही सब चीजें जो प्रैक्टिस से आएगा। अब कोई ऐसे सॉल्व कर रहा है, परेशान हो गया, बाप रे माथा पगला जाएगा, ऐसे नहीं करना। नोट, तो नेग्लेक्टिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन यानी सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट होगा उसको हटा दो क्योंकि वो बहुत कम होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर। नो, ये इससे कम होगा, ये तो पक्का है, सोल्यूट कम होता है सॉल्वेंट से। कम चीज ऐड करके डिवाइड करो या नहीं करो, लगभग में आंसर सेम ही आ जाएगा। ये बात फील हुआ ना, बिल्कुल हो गया। तो यही चीजें हैं, यही सब प्रैक्टिस से आता है, इसीलिए हम बोलते हैं प्रैक्टिस करो तभी कुछ होने वाला है। ये आएगा 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये मोल ऑफ नाइट्रोजन रहने दो और नीचे बस 55.5। अगली बार हम ये डायलॉग नहीं लिखेंगे हेनरी लॉ के, डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, फिर इसको उड़ा देंगे, गया काम से, एक सोल्यूट गया, ठीक है, एक बचेगा। अब इजिली सॉल्व हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहां से यू विल गेट द मोल्स ऑफ, ये मिटा दें, यहां लिख देते हैं मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया इतना, ओके। अब ये मोल में नहीं चाहिए, मिली मोल में चाहिए, सॉल्व करना आपका काम है। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं चाहिए, उसको मिली मोल चाहिए, या इसको ऐसे लिखो, देखो इंटू 10 का पावर -3 और इंटू 10 का पावर -2, अलग अलग तोड़ लिए। आप सबको पता होगा 10 का पावर -3 के बदले मिली लिख सकते हैं, यह आ जाएगा 71.595 मिली मोल्स इंटू 10 का पावर -2। 10 का पावर -2 मतलब डिवाइड बाई 100, ये सिंप्लीफाई है भाई, तुम अपने हिसाब से कर लेना। 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे चल जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.7159, बस इतना भी काफी है, 0.715 मिली मोल्स।
ये अगला क्वेश्चन है द सोलेबिलिटी ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इन गैस। देखो जितने भी क्वेश्चन दे रहे होंगे हम ऐसे गैस दे रहे होंगे जो रिएक्ट नहीं करता, याद रखना, लिमिटेशन हमने पढ़ा दिया। रिएक्ट करने वाले को कोई गैस दे रहा है और हेनरी लॉ से तुम बना दिए तो पक्का खत्म हो गया, सवाल ही गया, काम से नहीं बनता। मतलब दूसरा तरीका है बनाने का, पढ़ाएंगे हम लोग आगे। तो देखो गैस इन वाटर एट एसटीपी, देखो एसटीपी लिख दिया तो इन्होंने प्रेशर दे दिया। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो टेम्परेचर कितना होता है उसमें 25 डिग्री और प्रेशर होता है 1 बार, 1 बार प्रेशर होता है, याद रखना एसटीपी में 1 बार प्रेशर। ये इतना मोलालिटी। चलो हमने तुमको इसी दिन के लिए मोलालिटी, मास परसेंट ये सब पढ़ाए हैं। एक वैल्यू से 2 चीज गिवन करना अभी सिखाए हैं। कैलकुलेट द हेनरीज कांस्टेंट, यानी KH आपको फाइंड करना है। तो सीधी बात है P इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का पार्शियल प्रेशर। तो क्या बोल रहा है सोलिबिलिटी ऑफ गैस, यही गैस घुला इन वाटर, यही गैस घुला अकेला, तो उसका जो भी प्रेशर होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। और सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन के लिए कोई बच्चा है नहीं यहाँ पे, तो उसको मोल्स आना चाहिए H2S का अपॉन मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। बिल्कुल ये चीज पता होना चाहिए, इतनी सारी चीजें तब निकलेगा, तब ये निकलेगा। तो पार्शियल प्रेशर तो 1 बार मिल गया, यहां लिख लो 1 बार। मोल कहां से आएगा ये सब पता होना चाहिए, इससे आएगा। तो 0.195 m यानी मोलारिटी। मोलर, व्हाट इज मोलारिटी? तो चलो मोलारिटी याद करा देगा हम तुमको। मोलारिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और डेफिनेशन मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसका डेफिनेशन बताया गया होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहां से मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 0.195 मोल। प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, यानी यहां से आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात कर दिया सर, बस देखो यही की पॉइंट है। देखो पिछले क्वेश्चन का की पॉइंट था वो डेंसिटी वाला फैक्टर, डेंसिटी 1 है तो वेट और वॉल्यूम बराबर है, वो जिसको आता था वो खींच लेता सवाल। दूसरे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का यही की पॉइंट है, की पॉइंट मार्क करो, बाकी कर लेना, कोई बड़ा तीर मारने वाला काम नहीं है। तो ये हम लोग कर लेंगे, अब कर लेंगे, अब कोई भारी काम नहीं है। तो अब हम लोग आराम से वेट निकल गया तो मोल गिल निकाल लेंगे। तो मोल्स ऑफ H2S निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ H2S कितना आ जाएगा, ये तो रखा हुआ है। मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो, चलो इधर 1 kg मतलब 1000 ग्राम, ग्राम में रखना है वेट मोल के लिए। और नीचे 18, अभी तो करे थे यार, रटा गया होगा 55.5। चलो धड़ाक से पटक दो उठा के यहाँ पे। इसका वैल्यू 0.195, इसका वैल्यू 0.195 प्लस 55.5। इसको हम करने वाले हैं नेग्लेक्ट, आपको पता होगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, औकात नहीं है। औकात मत करो सर, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, तुम्हारी नहीं। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यह आ जाएगा 55.5 और ये डिवाइड में 0.195। यहां का डेसिमल हटेगा, यहां का 2 जीरो लग जाएगा और KH निकल जाएगा। देन यू विल गेट द KH मिल जाएगा आपको। कितना मिलेगा बताइए, तो KH मिल जाएगा तुमको 285.7 बार। कैसे बार, देखो ये काय में था बार में, ये काय में था बार में, तो बार में था तो आंसर भी तो बार में ही आएगा ना यार। KH और P का यूनिट सेम होता है, ठीक है। ये देख लो वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे यार कट गया KH, तो यहां से KH मिल जाएगा, तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, देन यू विल गेट द KH। सॉल्व करना है तुम्हारा काम। तो याद आएगा KH का वैल्यू 285.7 बार, ठीक है। ओके चलो, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन है, देखो KH ऑफ फॉर CO2 इन वाटर इज, KH दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का 1.67 इंटू 10 का पावर 8 पास्कल।
ठीक है, CO2 को घुला रहे हैं पानी में। ओके, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml सोडा वाटर। सोडा वाटर 500 ml है, 500 ml पानी है, मतलब सोडा वाटर यानी पानी, उसमें सोडा मिला के पानी है, ठीक है। व्हेन पैक्ड अंडर, जो कि पैक किया हुआ है कितने प्रेशर में, 2.5 ATM। देखो जिस चीज का हमने बात की थी यहां पे उन्होंने पकड़ लिया। देखो प्रेशर ATM में और पास्कल में, भैया ऐसा नहीं चलेगा, या तो दोनों ATM या तो दोनों पास्कल। तो ATM को हम पास्कल बनाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है डिवाइड करने से। ATM इज द बिगेस्ट, हम तुमको ट्रिक बताए थे, तो बिगेस्ट होगा तो इसमें सब नंबर मल्टीप्लाई, जो याद है 1.013 इंटू 10⁵, तो ये पा हो गया। क्लियर हो गया होगा, ये नंबर याद कर जाओ तो सब बदलने काम आ जाएगा, बिगेस्ट स्मॉलेस्ट लर्न करे तो। चलो तो ये तो काम हो गया मेरा। अब 500 ml इसको सॉल्व करते हैं, देखो अब आ जाओ हेनरी लॉ पे। हेनरी लॉ क्या बोलता, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। फटाक से इसको लिख लो ऐसा, KH इंटू मोल फ्रैक्शन क्या लिख लें, मोल ऑफ CO2 उसके बाद अपॉन मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर। देखो इसको ना नेग्लेक्ट करना चाहिए यार, इसको लिखना ही नहीं चाहिए, पता है। अब देखो कैलकुलेट द क्वांटिटी मतलब मास। तो मास कैसे निकलेगा, मोल से। मोल का फॉर्मूला तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, CO2 का आता ही है 44, तो मोल निकल जाए, यानी मोल निकालना हमको यहां से इसका। तो चलो अब सवाल है मोल ऑफ वाटर कहां से आएगा, तो आएगा ना यार, ये 500 ml दिया है वॉल्यूम ऑफ पानी, सोडा वाटर यानी पानी 500 ml, अभी बताए थे 500 ml इक्वल टू 500 ग्राम, बिल्कुल। तो मोल ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 18, तो ये पिछली बार का आधा आएगा, वहां 1000 से डिवाइड किए थे, तो ये आता है कुछ 27.78। ठीक है, रख दो यहाँ पे, चलो सब वैल्यू रखो। ये आ रहा है 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵। KH का वैल्यू 1.67 इंटू 10⁸। KH रख दिए। मोल ऑफ CO2 निकालना है, नीचे इसको नहीं रखेंगे, इसको रखेंगे 27.78। इन सबको इधर ट्रांसफर करो और मोल ऑफ CO2 निकाल लो। तो मोल ऑफ CO2 आ जाएगा यहां से 1.5 इंटू 10⁻³ इसको इधर डिवाइड कर दो पहले, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई 27.78। समझ गया, इसको हमने इससे डिवाइड किया, देखो 5 डिवाइडेड बाई 8 -3 आ रहा है, और इसको डिवाइड कर लिए, ठीक है। कैलकुलेशन करते जाओ। मोल को क्या लिखेंगे हम लोग, वेट ऑफ CO2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सबको पता है मोल्स क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का बहुत आसान काम है, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 का डबल 32, ऐड करो कितना आ रहा है 44, यहां रख दो 44, यहां दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, कहां बना दे, ये मिटा दें, चलो मिटा दें। तो वेट अपॉन 44 इक्वल टू, ये पूरा वैल्यू लिख लो, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द वेट ऑफ CO2। हाउ मच, दिस विल बी योर आंसर 1.85 ग्राम। यू हैव टू कैलकुलेट। ओके, चलिए, तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल आ गए होंगे, बिल्कुल आ गए होंगे। डाल्टन लॉ पे हमने नहीं कराया, तुम बोलोगे तो हम असाइनमेंट में डाल देंगे एक आधा न्यूमेरिकल, तुम करना यार, करना कुछ नहीं, हम तुमको बता रहे हैं। टोटल प्रेशर लिख के क्वेश्चन में होगा, उस टोटल प्रेशर से तुम पार्शियल प्रेशर पहले निकालना, फिर हेनरी लॉ में डालना, ठीक है। अगर तुम बोलोगे तो हम असाइनमेंट में दे देंगे, ठीक है बच्चों। तो इतना काफी है, दैट इज मोर देन एनफ। तो यहां पे आपका खत्म होता है हेनरी लॉ, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ठीक है, तो वेपर प्रेशर खत्म करने के बाद हम लोग हो सकता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चले जाएं, या नहीं हो सकता आइडियल नॉन आइडियल पढ़ने में टाइम चला जाए। चलो तो फिर पढ़ाई करते रहो, लेक्चर हो रहा है लंबा, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फिर नए लेक्चर और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें, ऑल द बेस्ट।